नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिसियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 60,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। तथा फरवरी के सेकेंड वीक में इस परीक्षा को कराना सुनिश्चित किया गया है। यदि सरकार के द्वारा फरवरी के सेकेंड वीक में इस परीक्षा को कराया जाता है तो आपके सामने तैयारी करने के लिए बहुत कम समय है, और इतना कम समय है कि आप विस्तृत तौर पर पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं कर सकते। यदि आप इतने कम समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम का सही से अध्ययन करना चाहते हैं तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप अध्यायवार टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगाएं। यदि आप अब से और परीक्षा की तिथि तक लगातार अध्यायवार टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं और इस तरीके से आप अपने पाठ्यक्रम को कवर करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस परीक्षा में सफल होंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा सामान्य अध्ययन तथा सामान्य ज्ञान अर्थात जीके और जीएस का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। यदि आप मेरे द्वारा कराए गए इस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर सामान्य अध्ययन तथा सामान्य ज्ञान से बनने वाला जो भी सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में वो आप निश्चित रूप से करके आएंगे। और यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को सही तरीके से मेरे साथ इस सीरीज के साथ जुड़ करके कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि सामान्य अध्ययन की जो 38 सवाल आपकी इस परीक्षा में आएंगे उसमें से बहुत बेहतरीन नंबर लेकर के आप आएंगे। मेरे साथ प्रैक्टिस सेट के इस सीरीज के साथ जुड़िए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी परीक्षा तक सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के जो भी टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन सभी टॉपिकों को अध्यायवार हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा लें। मेरा प्रयास रहेगा कि हर दिन आपको एक नया प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। आज की जो प्रैक्टिस क्लास है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान सभा से बनने वाले सभी सवालों को इसमें सम्मिलित किया है। यदि आप इस प्रैक्टिस क्लास को मेरे साथ करते हैं तो भारतीय संविधान सभा से बनने वाला कोई भी सवाल यदि आपकी परीक्षा में आता है तो ना ही वो इससे बाहर होगा और ना ही उसे आप छोड़ने वाले हैं। जीके और जीएस का हम लोग संपूर्ण अध्ययन इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज के माध्यम से करने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। हम लोग इस प्रैक्टिस क्लास में सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के सभी टॉपिकों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। मैंने जैसा कि बताया कि आज की क्लास में हम भारतीय संविधान सभा से बनने वाले सभी सवालों को सम्मिलित किया है। यदि आप ये क्लास ठीक तरीके से मेरे साथ कर लेते हैं तो भारतीय संविधान सभा से बनने वाला कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में बाहर नहीं होगा और आप निश्चित तौर पर आपसे करके आएंगे। और इसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद भारत का भूगोल, उसके बाद भारत का इतिहास, अर्थव्यवस्था, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी, एम.एन. राय और बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा एम.एन. राय। एम.एन. राय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं और इन्हीं के द्वारा 1934 में पहली बार भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित नेहरू ने घोषणा की थी
कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, अर्थात उसमें सभी भारतीय लोग होंगे। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल के हिसाब से इसका सही आंसर होगा एमएन राय अर्थात मानवेंद्र नाथ राय। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार है, भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार है। ऑप्शन है साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन योजना, 1935 का भारत शासन अधिनियम और नेहरू प्रस्ताव। इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ है ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया है। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1946। इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एमएन राय और सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अर्थात 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उसके 2 दिन बाद अर्थात 11 तारीख को अर्थात 11 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला सवाल यही है, पूछा गया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, एमएन राय और सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1946। इसका सही आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, एमएन राय और सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी अर्थात हरेंद्र कुमार और बी.टी. कृष्णामाचारी, इन दोनों को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया, अर्थात संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। एक तो थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे बी.टी. कृष्णामाचारी। यह सवाल भी अलग से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कितने उपाध्यक्षों को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और दूसरे थे बी.टी. कृष्णामाचारी। अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1946। जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था तो उस पर विचार विमर्श करने के बाद और सर्वसम्मति से इसे 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 22 जनवरी 1900। अगला सवाल है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 389, 299, 296, 229। इसका सही आंसर होगा 299 अर्थात 299 सदस्य, अर्थात 26 नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 हो चुकी थी। इसका सही आंसर होगा 299। अगला सवाल है कि संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान के अंतिम रूप पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन है 389, 299, 248 और 229। इसका सही आंसर होगा 248। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 15, 26, 33 और 35। इसका सही आंसर होगा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। अगला सवाल है कि अनुसूचित जाति वर्ग से कुल कितने सदस्य संविधान सभा में थे। ऑप्शन है 15, 26, 33, 35।
इसका सही आंसर होगा 26। अनुसूचित जाति वर्ग से संविधान सभा में कुल 26 सदस्य थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति वर्ग से कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 15, 26, 33 और 35। इसका सही आंसर होगा 33। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति वर्ग से कुल 33 सदस्य थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, MN राय और JB कृपलानी। मसौदा समिति को प्रारूप समिति भी कहा जाता है, इसको प्रारूप समिति कहा जाता है और इंग्लिश में इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अपनाया गया और लागू किया गया, ये दो अलग अलग सवाल होते हैं। जिस समय संविधान बन करके तैयार हो गया, अर्थात इसका निर्माण कार्य जब पूरा हो गया, उस तिथि को कहा जाता है अपनाना। तो हमारा संविधान जो बन करके तैयार हुआ है ये 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और यह बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऐतिहासिक कारणों की वजह से 1930 में 26 जनवरी को ही रावी नदी के तट पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा पहली बार झंडा फहराया गया था और गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर के तैयार हो गया, इसके बावजूद 26 जनवरी 1950 को ही इसे लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। यदि पूछा जाएगा कब अपनाया गया तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 और पूछा जाएगा कब लागू किया गया है तो 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, अर्थात स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947। अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी समय राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947। इसका भी सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था, अर्थात अपनाया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? ऑप्शन है मई 1949, जून 1949, जुलाई 1949 और अगस्त 1949। इसका सही आंसर होगा मई 1949। राष्ट्रमंडल ब्रिटिश उपनिवेश का एक समूह है। जिस समय भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनाए जा रहे थे, उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों के समक्ष ये प्रस्ताव था कि वह राष्ट्रमंडल के सदस्य बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता पर बने रहने का निर्णय लिया और भारतीय संविधान सभा के द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था।
तो इसका सही आंसर होगा मई 1949। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन है 1 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 माह 18 दिन और 3 साल 18 दिन। इसका सही आंसर होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और लगभग 64 लाख रुपए इस पर खर्च हुए थे। इसके प्रारूप पर लगभग 114 दिन तक लगातार विचार हुआ था। इसको बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और इस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनकर के तैयार हुआ। अगला सवाल है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रगीत को इसी समय अपनाया गया तथा राष्ट्रीय गान को भी इसी समय अपनाया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है BN राव, MN राय, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति अर्थात मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MN राय, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MN राय, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है BN राव, MN राय, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MN राय, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति जिसे झंडा समिति भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है KM मुंशी, N माधव राय, TT कृष्णमाचारी और GB मावलंकर। इसका सही आंसर होगा GB मावलंकर। GB मावलंकर प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लगा करके। इसमें सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे। इसके अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी इसके सदस्य रहे हैं। डॉक्टर KM मुंशी ये भी इसके सदस्य रहे हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी इसके सदस्य रहे हैं। N माधव राय ये BL मित्र की जगह पर आए थे। BL मित्र पहले प्रारूप समिति के सदस्य हुआ करते थे और स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद से N माधव राय जो थे इसकी सदस्यता लेते हैं। और अगले सदस्य रहे हैं TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी भी शुरुआत में प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 1948 में DP खेतान जो कि पहले प्रारूप समिति के एक सदस्य हुआ करते थे, इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी इनकी जगह लेते हैं। तो 2 लोग बाद में आते हैं, N माधव राय और TT कृष्णमाचारी। तो
तो के एम मुंशी, एन माधव राय और टी टी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। जी बी मावलंकर जो हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहे हैं। अगला सवाल है 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा संविधान के कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? ऑप्शन है 14, 15, 395 और 465। इसका सही आंसर होगा 15। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया था उसी समय नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, स्थायी परिवर्तनशील जो नियम हैं इनसे जुड़े हुए जो प्रमुख अनुच्छेद हैं जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा 60, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 392 और 393 को उसी समय लागू कर दिया गया था और बाकी जो अनुच्छेद हैं इनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 15 अनुच्छेद 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिया गया था। सही आंसर होगा 15। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार अर्थात कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है एम.एन. रॉय, बी.एन. राव और भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा बी.एन. राव। बी.एन. राव अर्थात बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, इनको संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार अर्थात कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो बी.एन. राव, इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा मुहर के रूप में किस प्रतीक को अपनाया गया था? ऑप्शन है बाघ, मोर, शेर और हाथी। इसका सही आंसर होगा हाथी। हाथी को मुहर के तौर पर अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। इसका सही आंसर होगा हाथी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एन माधव राय, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। इसका सही आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ही संविधान सभा को अपनी कलमों से लिखा गया था। तो इसका सही आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला सवाल है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण को किसके द्वारा अलंकृत किया गया था? ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एन माधव राव, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। इसका सही आंसर है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के द्वारा जो मूल संविधान था और जो उसका हिंदी संस्करण था, संविधान को दो अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था, अंग्रेजी में और हिंदी में। तो जो उसका हिंदी संस्करण था उसको अलंकृत करने का अर्थात सजाने का जो काम हुआ है वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान का तात्पर्य होता है वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, अर्थात शुरू में जो हमारा संविधान था उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऑप्शन है 465, 365, 395 और 451। इसका सही आंसर होगा 395। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगला सवाल है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग तथा कुल कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन है 25 भाग 12 अनुसूचियां, 22 भाग 8 अनुसूचियां, 22 भाग 10 अनुसूचियां और 22 भाग 12 अनुसूचियां। इसका सही आंसर होगा 22 भाग 8 अनुसूचियां। जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय के संविधान को मूल संविधान कहा जाता है और उस समय हमारे संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। अगला सवाल है कि भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग तथा कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 25 भाग 12 अनुसूचियां, 22 भाग 8 अनुसूचियां, 22 भाग 10 अनुसूचियां और 22 भाग 12 अनुसूचियां। इसका सही आंसर होगा 25 भाग 12 अनुसूचियां। अगला सवाल है कि भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, अर्थात वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है 465, 365, 395 और 470। इसका सही आंसर होगा 470। भारत के संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। वर्तमान से तात्पर्य यहाँ पर 2023। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में अब तक अर्थात 2023 तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? ऑप्शन है 106, 105, 103 या 102। इसका सही आंसर होगा 105। भारतीय संविधान में अब तक कुल 105 संशोधन किए जा चुके हैं।
अगला सवाल है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है केसी फिलर, ठाकुरदास भार्गव, जेनिक्स और भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अर्थात भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण को लेकर के कहा है कि यह विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि भारतीय संविधान की जो रचना हुई है ये भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करने के बाद किया गया है। तो विभिन्न देशों के संविधानों से जो भी उसकी सकारात्मक चीज़ें हैं उसको हमने अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया है और इस तरीके से इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, भारत में संसदीय प्रणाली है क्योंकि लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत में वयस्क मताधिकार का अधिकार है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है। इसका सही आंसर होगा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है। अगला सवाल है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि ऑप्शन है लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत में वयस्क मताधिकार का अधिकार है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जिस देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है वह देश गणतंत्रात्मक होता है तथा वह देश जिसमें राष्ट्रपति को या तो मनोनीत किया जाता है या वो वंशानुक्रम के आधार पर बनाए जाते हैं वो राजशाही होता है। जिस देश में चुनाव होता है वो गणतंत्र कहलाता है। इस आधार पर भारत एक गणतंत्रात्मक देश बन जाता है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन वो गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्राउन वंशानुक्रम के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय है क्योंकि ऑप्शन है भारत में केंद्र अधिक शक्तिशाली है, भारत में एकल नागरिकता है, भारत का संविधान लिखित संविधान है तथा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। इसका सही आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। केंद्र और राज्यों के बीच में यदि शक्तियों का वितरण होता है तो वह संविधान का संघीय प्रकृति होता है। अर्थात संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो सही आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बनाती है? ऑप्शन है भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, भारत के संविधान में संघीय तथा एकात्मक दोनों के गुण पाए जाते हैं और भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। इसका सही आंसर होगा भारत के संविधान में संघीय तथा एकात्मकता दोनों के गुण पाए जाते हैं और यही कारण है कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारतीय संविधान को संघीय बनाती है? ऑप्शन है भारत में केंद्र अधिक शक्तिशाली है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, भारत के संविधान में लचीलापन पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान संघीय व्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण होता है। तो इसका सही आंसर होगा भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। केंद्र अधिक शक्तिशाली एकात्मक व्यवस्था में होता है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में एकात्मक व्यवस्था में होता है और संविधान का लचीलापन यह भी मुख्यतः एकात्मक व्यवस्था में ही पाया जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता है। ऑप्शन है एकल नागरिकता, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। इसका सही आंसर होगा एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है यह भारत की व्यवस्था को एकात्मकता की ओर झुकाता है। तो इसका सही आंसर होगा एकल नागरिकता। अगला सवाल है कि भारत के संविधान को किसने एकात्मकता की भावना में संघ कहा है?
ऑप्शन है केशव हीलर, ठाकुरदास भार्गव, जेनिक्स और भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा केसी व्हीलर। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को एकात्मकता की भावना में संघ कहा है। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों गुण पाए जाते हैं और एकात्मकता की ओर झुकाव भारतीय संविधान का ज़्यादा होता है। यही कारण है कि केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एकात्मकता की भावना में संघ है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में एक सशक्त केंद्र, एक संविधान तथा एकल नागरिकता संविधान के किस रूप को दर्शाता है? यदि किसी संविधान में एक सशक्त केंद्र पाया जाता है, एक संविधान पाया जाता है, अर्थात एक ही संविधान पाया जाता है और एकहरी नागरिकता होती है, तो यह एकात्मक स्वरूप के अंतर्गत आता है, अर्थात वह व्यवस्था एकात्मक कहलाएगी। तो भारतीय संविधान में एक सशक्त केंद्र, एक संविधान और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के एकात्मक रूप को दर्शाती है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में लिखित संविधान तथा संविधान की सर्वोच्चता संविधान के किस रूप को दर्शाता है? ऑप्शन है संघीय, एकात्मक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा संघीय। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत लिखित संविधान अनिवार्य होता है और यहाँ पर संविधान जो होता है वो सर्वोच्च होता है। एकात्मक संविधान में संसद जो है वो सर्वोच्च पाया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन। लेकिन लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा संघीय। अगला सवाल है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है, यह किस प्रकार की व्यवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन है संसदीय, अध्यक्षात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा संसदीय। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होता है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका से तात्पर्य होता है वह संस्था जो कानून बनाती है, अर्थात संसद। ये जो 50 सवाल हमने कराए हैं ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से संविधान सभा से बनने वाले बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। यदि आप इसको ठीक तरीके से कर लेते हैं तो संविधान सभा और भारतीय संविधान की विशेषता से बनने वाला कोई भी सवाल आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बाहर नहीं जाने वाला है। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो हमने यहाँ पर दे दिए हैं। आप आज की क्लास का PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसे डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से लगातार प्रैक्टिस क्लासेस मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जानने वाले छात्रों से भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।